India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट से नहीं मिली जमानत। कथित दिल्ली शराब घोटाले के मामले में ईडी केस में बेल की अर्जी खारिज। लखनऊ की अवैध घरों की विध्वंस कार्रवाई पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगाई रोक। पूछा, गरीबों के घरों को तत्काल ध्वस्त करने का प्रस्ताव क्यों? साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई चंद्रचूड़ समेत 34 जजों का अच्छा प्रदर्शन। सबसे ज्यादा निपटाए गए केस, 80,000 लंबित मामले फिर भी है बड़ी चुनौती। India Legal presents Courts Roundup. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ के अकबर नगर में चल रहे विध्वंस अभियान पर 4 सप्ताह के लिए रोक लगाई है। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 में आजीविका का अधिकार शामिल है और जिसका हनन हो रहा है। मामले को 22 जनवरी 2024 को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया है और उस दिन उत्तरदाताओं को अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। लखनऊ में अकबर नगर में विध्वंस कार्रवाई मसले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लखनऊ में अकबर नगर पहले और दूसरे में विध्वंस अभियान पर रोक लगा दी है। ये देखते हुए कि याचिकाकर्ता प्रथम दृष्टया शीर्षक को अपने पक्ष में नहीं दिखा सके। जस्टिस पंकज भाटिया ने कहा, इस स्तर पर ये स्पष्ट नहीं है कि आखिर इतनी जल्दी क्या है जिसमें अपेक्षाकृत गरीब वर्ग के व्यक्तियों के विशाल कब्जों को तत्काल ध्वस्त करने का प्रस्ताव किया जा रहा है। याचिकाकर्ता अकबर नगर पहले और दूसरे के नाम से जाने जाने वाले क्षेत्र के खसरों के मालिक हैं और उन्होंने 40 से 50 वर्षों से अधिक समय से कब्जे का दावा किया है। ये याचिका में दावा किया गया है कि याचिकाकर्ता ने उसी भूखंड पर दुकान खोली और आवास बनाया। उन्हें यूपी शहरी नियोजन और विकास अधिनियम 1973 की धारा 27(1) के तहत कार्यवाही के लिए कारण बताओ नोटिस दिया गया। यह आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता व्यवसायिक गतिविधियां चला रहा है और भूमि डूब क्षेत्र में है। सभी याचिकाकर्ताओं के खिलाफ विध्वंस आदेश पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि भूमि पर उनके द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया और ये ग्रीन बेल्ट क्षेत्र का हिस्सा है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया, चूँकि याचिकाकर्ताओं के पास 1973 अधिनियम लागू होने से पहले विवादित भूमि का स्वामित्व है, इसलिए उनके खिलाफ उक्त अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती। इसके अलावा ये प्रस्तुत किया गया कि लखनऊ में बड़े पैमाने पर विध्वंस से क्षेत्र में 40 से 50 वर्षों से अधिक समय से रहने वाले और व्यवसाय करने वालों की आजीविका प्रभावित होगी। ये दलील दी गई कि राज्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। इसके विपरीत उत्तरदाताओं के वकील ने तर्क दिया कि 1973 अधिनियम के लागू होने के बाद भी 40 से 50 वर्ष पीछे रहेंगे, इसलिए अधिनियम की धारा 27 के तहत कार्यवाही उचित है। इसके अलावा याचिकाकर्ता संपत्ति पर स्वामित्व प्रदर्शित करने में विफल रहा, इसलिए विध्वंस उचित है। ये भी तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता केंद्र सरकार द्वारा नदी बेल्ट के रूप में घोषित भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के आधार का दावा नहीं कर सकते। मामले को 22 जनवरी 2024 को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया, जिस तारीख तक उत्तरदाताओं को अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करने का निर्देश दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज।
इधर सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों को निपटाए जाने की रफ्तार ने इस साल एक नई ऊंचाई पर पहुंच बनाई है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ समेत 34 जजों ने इस साल सबसे ज्यादा केस निपटाए और सुप्रीम कोर्ट में दर्ज किए गए 49,191 मामलों की तुलना में पूरे साल में 52,191 मामलों का निपटारा किया गया है। इसके बावजूद लंबित केसों की संख्या काफी लंबी है। कोर्ट ने मामलों को दाखिल करने और सूचीबद्ध करने की समय सीमा को भी दुरुस्त किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में कार्य में काफी तेजी दिखाई है। सीजेआई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में कोर्ट ने 52,191 मामलों का निपटारा किया है, जिनमें पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधान खत्म करने के केंद्र के फैसले को मंजूरी देने वाली ऐतिहासिक व्यवस्था और समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता देने से इनकार करना शामिल है। सुप्रीम कोर्ट में दर्ज किए गए 49,191 मामलों की तुलना में पूरे साल में 52,191 मामलों का निपटारा किया गया, जबकि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने दायर किए गए 36,565 मामलों के मुकाबले 39,800 मामलों का निपटारा किया था। हालांकि इतनी तेजी से लंबित मामलों को निपटाए जाने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में लगभग 80,000 मामलों का लंबित होना सीजेआई चंद्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के लिए चुनौती बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों को तेजी से निपटान के लिए एक कोविड से प्रभावित व्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश 2022 में शुरू की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के 1 जनवरी से 15 दिसंबर तक उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि लंबित मामलों का निपटाने की रफ्तार 2020 और 21 के 2 कोविड महामारी से प्रभावित वर्षों में घटकर महज 20,670 और 24,586 हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक निपटाए गए मामलों की संख्या पूरे वर्ष के दौरान इसकी रजिस्ट्री में दायर किए गए 49,191 मामलों से 3,000 अधिक रही। सुप्रीम कोर्ट में करीब 80,000 केस वर्षों से लंबित हैं। कोर्ट की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि एक और उपलब्धि में भारत के उच्चतम न्यायालय ने 1 जनवरी 2023 से वर्ष 2017 में ICMIS या इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लागू होने के बाद से 2023 में सर्वाधिक मामलों का निपटारा किया है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने मामलों को दाखिल करने और सूचीबद्ध करने के लिए आवश्यक समय सीमा को दुरुस्त किया है। इसमें कहा गया है उनके कार्यकाल में मामलों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया में उल्लेखनीय बदलाव आया। मामले के सत्यापन के बाद सूचीबद्ध होने और दाखिल करने तक का समय 10 दिन से घटाकर 7 से 5 दिन कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त तो उच्चतम न्यायालय ने मामलों की अधिक संख्या को देखते हुए विभिन्न कदम उठाए, जिससे कानूनी विवादों के समाधान में तेजी आई। मामलों की विशिष्ट श्रेणियों को देखते हुए निपटारे के लिए विशेष पीठों का गठन किया गया, जिससे अधिक विशिष्ट और कुशल न्याय प्रक्रिया को बढ़ावा मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। इधर दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्लम पुनर्वास प्राधिकरण या SRA के वैधानिक आदेश के विपरीत स्लम पुनर्वास योजनाओं में निजी समझौते को लागू नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र स्लम क्षेत्र सुधार, निकासी और पुनर्विकास अधिनियम 1971 के तहत SRA उल्लिखित योजना को लागू करने के लिए अंतिम प्राधिकरण है। कोर्ट ने श्रीमती उषा ढूंढीराम खेरनार और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर भी भरोसा किया था। इस मामले में हाईकोर्ट ने माना था कि स्लम सोसाइटी या निजी डेवलपर SRA के लिए शर्तें तय नहीं कर सकते हैं और उसे अपनी नीतियों और परिपत्र नियमों के अनुसार कार्य करना होगा। पक्षों के बीच हुई निजी व्यवस्था के संबंध में न्यायालय ने कहा कि इसे स्थापित कानून के अनुसार स्वीकार नहीं किया जा सकता है और उसके अलावा ये समझौता सर्कुलर नंबर 162 में दी गई वैधानिक प्रक्रिया का भी उल्लंघन था। न्यायालय ने यह भी संकेत दिया कि SRA को वैधानिक प्रक्रिया को दरकिनार करने के लिए डेवलपर से स्पष्टीकरण मांगना चाहिए और इस संबंध में उचित कार्रवाई करनी चाहिए। डेवलपर के आचरण को ध्यान में रखते हुए जिसने स्पष्ट रूप से वैधानिक प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए एक गुप्त मार्ग अपनाया है, SRA अपने कर्तव्य में विफल होगा अगर वो इस संबंध में डेवलपर से स्पष्टीकरण नहीं मांगता है और कानून के अनुसार उचित कार्रवाई नहीं करता है।
अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य संदिग्ध पुलकित आर्य की जमानत याचिका उत्तराखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। अदालत ने इस घटना को पूर्व नियोजित अपराध बताया और इस बात पर जोर दिया कि निचली अदालत में गवाही के दौरान अपराध स्थल पर सभी आरोपियों की निर्णायक रूप से पहचान की गई है। जस्टिस रविंद्र मैथाणी की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया। इस आदेश में कहा गया कि रिकॉर्ड पर मौजूद ठोस सबूत अपराध में आरोपी की संलिप्तता की ओर इशारा करते हैं। जमानत मामले की सुनवाई के दौरान मृत पीड़िता के परिवार के सदस्यों की ओर से दलील दी गई कि आरोपी आर्य के स्वामित्व वाले रिसोर्ट में अपराध से संबंधित सबूतों को नष्ट करने के लिए उसके द्वारा तोड़फोड़ की गई। ये भी आरोप लगाया गया कि रिसोर्ट के सीसीटीवी फुटेज बंद कर दिए गए और डीवीआर से भी छेड़छाड़ की गई। 19 साल की अंकिता भंडारी की पिछले साल रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्य पूर्व भाजपा नेता के बेटे और उसके 2 सहयोगियों ने कथित तौर पर हत्या कर दी थी, क्योंकि उसने एक वीआईपी गेस्ट को अतिरिक्त सेवाएं देने से इनकार कर दिया था और इसका विरोध किया था। अंकिता 18-19 सितंबर से लापता थी, जिसके बाद उसकी तलाश को शुरू किया गया। इसके बाद 23 सितंबर को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और जब पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने कथित तौर पर हत्या की बात कबूल कर ली। उनकी निशानदेही पर 24 सितंबर को उसका शव उत्तराखंड के ऋषिकेश में चीला नहर से बरामद किया गया। आर्य और 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और वो फिलहाल जेल में हैं। हत्या का खुलासा होते ही आरोपी पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य को बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया। सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने कहा कि करवा चौथ पर उपवास करना या न करना व्यक्तिगत पसंद हो सकता है और अगर निष्पक्षता से विचार किया जाए तो इसे क्रूरता का कार्य नहीं माना जा सकता। अदालत ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 1 IA और 13 की उपधारा 1 IB के तहत पति द्वारा दायर तलाक की याचिका में क्रूरता के आधार पर तलाक देने के फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ पत्नी की अपील खारिज करते हुए ये टिप्पणी की। दोनों ने अप्रैल 2009 में शादी की और 2011 में अलग हो गए। वो 1 साल और 3 महीने तक साथ रहे। पत्नी की अपील खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि पति ने साबित कर दिया कि पत्नी जनवरी 2010 में वैवाहिक घर छोड़कर चली गई थी और 47 दिनों के बाद वापस लौट आई और जिसके लिए उसकी ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। इसमें यह भी कहा गया कि पत्नी ने इस तथ्य से इनकार नहीं किया कि वो 147 दिनों तक वैवाहिक घर से दूर थी। इसके अलावा खंडपीठ ने यह भी कहा कि अप्रैल 2011 में जब पति को स्लिप डिस्क हो गया तो उसकी देखभाल करने की बजाय पत्नी द्वारा उसके माथे से सिंदूर हटाकर खुद को विधवा होने का दावा करना वैवाहिक संबंध समाप्त करने का अंतिम कृत्य था। पति के इस दावे पर कि पहले करवा चौथ पर पत्नी ने मोबाइल रिचार्ज न कराने की छोटी सी वजह से व्रत रखने से इनकार कर दिया। इधर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा 22 नवंबर को राजस्थान के नदबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिया गया भाषण और उन्हें गृह मंत्री अमित शाह और गौतम अडानी को जेब कतरे बताना गलत है। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मिनी पुष्करणा की खंडपीठ को भारतीय चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाली वकील सुरुचि सूरी ने सूचित किया कि 23 नवंबर को गांधी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, ये देखते हुए कि नोटिस का जवाब देने की आखिरी तारीख 25 नवंबर को समाप्त हो गई। अदालत ने ECI को गांधी के खिलाफ मामले पर 8 सप्ताह के भीतर फैसला करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने हाल ही में राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सनसनीखेज भाषण देने और उन्हें पनौती और जेब कतरा कहने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई और FIR दर्ज करने की मांग वाली जनहित याचिका का निपटारा किया। अदालत ने कहा कि चूंकि ECI इस मामले में कार्रवाई कर रही है, इसीलिए इसे वैधानिक निकाय पर छोड़ दिया जाना चाहिए। नागर की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट आदेश C अग्रवाल और कीर्ति उप्पल ने कहा कि वो चुनावों के दौरान राजनीतिक नेताओं द्वारा दिए गए झूठे और अपमानजनक भाषणों से निपटने के लिए एक प्रभावी तंत्र तैयार करने की मांग कर रहे हैं। अदालत ने टिप्पणी की, उन्हें देखने दो, हम कानून नहीं बनाते, संसद कानून बनाती है। चुनाव में लोग परिणाम देते हैं, नहीं, हम इस सब में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। याचिका में कहा गया राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोप बिना किसी सबूत के सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं और राहुल गांधी को ये साबित करने के लिए कहा जाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और गौतम अडानी जेब कतरा पॉकेट हैं।
विकल्प के रूप में नागर ने राहुल गांधी से अपने बयानों और भाषण में किए गए अन्य दावों की सच्चाई साबित करने के लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और गौतम अडानी के खिलाफ अदालत के समक्ष सबूत पेश करने की भी मांग की है। जनहित याचिका में राहुल गांधी के बयानों की सत्यता की जांच करने और संतोषजनक पाए जाने पर दिल्ली पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की गई है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा है कि वकीलों या वादियों को अदालत परिसर के भीतर आग्नेयास्त्र या फायर आर्म्स ले जाने की अनुमति देने से सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा होगा। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने कहा कि अदालत परिसर में हथियार ले जाने पर विशिष्ट प्रतिबंध और उच्च न्यायालय के पूर्व के निर्देशों के बावजूद वकीलों द्वारा बंदूकें ले जाई जा रही हैं। और इस संदर्भ में आइए इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि फायर आर्म्स रखने पर क्या अधिकार है और क्या प्रतिबंध है। रिपोर्ट देखिए। फायरआर्म्स का पोजेशन और इनके वॉयलेशंस का मुद्दा इन फायरआर्म्स के मालिकाना हक और उनके नियमित करने से जुड़ा हुआ है। आर्म्स एक्ट 1959 के सेक्शन 2 क्लॉज ई में ये साफ तौर पर डिफाइन किया गया है कि कौन सा पोजेशन लॉफुल है और कौन सी एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड हैं। रिसेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कंटेंशियस इश्यूज पर डायरेक्टिव्स जारी किए हैं जिसमें कोर्ट प्रीमिसेस में फायरआर्म्स के आने पर रोक लगाई गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया है कि कोर्ट प्रीमिसेस में फायरआर्म्स लेकर आने का कोई फंडामेंटल राइट नहीं है एंड ये पब्लिक सेफ्टी पर थ्रेट है। कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जजेस को कहा है कि ये ऐसे केसेस रजिस्टर करें जिसमें लॉयर्स और लिटिगेंट्स ने वेपन्स लाकर वॉयलेट किया हो। जस्टिस पंकज भाटिया ने कहा है कि रूल 614E ऑफ द जनरल रूल्स सिविल में फायरआर्म्स कोर्ट प्रीमिसेस में लाने पर सख्त मना है, फिर भी अब लॉयर्स वेपन्स लेकर आ रहे हैं। उनका कहना है कि वेपन्स कोर्ट में लाना एंडेंजर्स पब्लिक पीस, affecting the credibility of judicial administration. कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि फायरआर्म्स कैरी करना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है एंड इमीडिएटली ऐसे लाइसेंसेस को कैंसिल करने का ऑर्डर दिया है। इधर दिल्ली शराब घोटाले के मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को कोर्ट से बड़ा झटका लगा। राजधानी कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। मनीष सिसोदिया के बाद अब संजय सिंह को भी जमानत नहीं मिली है और इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने संजय सिंह की गिरफ्तारी और ईडी रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। संजय सिंह ने मामले को राजनीति से प्रेरित बताया। संजय सिंह ने अपने खिलाफ कई मनी ट्रेल नहीं होने का तर्क दिया, लेकिन ईडी ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग का स्पष्ट मामला बनता है। इतना ही नहीं, ईडी ने संजय सिंह को कथित शराब घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता भी करार दिया था। जांच एजेंसी ने कहा था कि संजय सिंह रिश्वत वसूलने की साजिश का हिस्सा थे। उन्हें अपराध की रकम मिली थी। ईडी की एक और अहम दलील थी कि अपने राजनीतिक रसूख और पहुंच की वजह से संजय सिंह की ईडी के अफसरों और दस्तावेजों तक पहुंच आसान है, लिहाजा जमानत पर बाहर आने के बाद वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। ईडी की दलील है कि संजय सिंह अपराध में हुए लाभ के हिस्सेदार हैं। साजिश रचने और अंजाम देने वालों में उनकी अहम भूमिका रही। इसके सबूत हमारे पास हैं। वहीं संजय सिंह की ओर से ये कहा गया कि सारे आरोप मनगढ़ंत हैं, क्योंकि न तो उनके पास से कोई रकम बरामद हुई और न ही ईडी धन के लेन देन की कोई कड़ियां बना या जोड़ पाई है। इससे पहले आज ही दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया। आप नेता की हिरासत पूरी होने के बाद शुक्रवार को उन्हें दिल्ली की कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उनकी हिरासत 19 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी। इस दौरान कोर्ट ने आरोपी के अधिवक्ता को भी फटकार लगाई और कहा कि आप लोग जानबूझकर सुनवाई में देरी करना चाहते हैं। चलिए, कोर्ट्स राउंड अप में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.